minutes. Pause recording. Stop recording. Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am again here for presenting a lecture on geotechnology on stability of slope. This is unit number 9 and this is my lecture number 12 about this particular subject. So, before starting my lecture, I let you know that this is very important topic as the exam point of view, and generally every year the 10 to 15 marks question arises from this particular unit, and stability of slopes are very important. So today I covered the theoretical portion and some numerical also. So this unit takes more time as compared to before units, because it's having long theory and numerical portion as well. So I will start theory with the help of some slides. Okay. So firstly, what is stability of slopes? स्लोप जो होती है, आप जियोटेक में अगर स्लोप्स को पढ़ेंगे तो हमने स्लोप का क्लासिफिकेशन वी कैन अंडरस्टैंड बाय नेचुरल स्लोप्स. ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं तो इनमें थोड़ा सा मैंने अंडरलाइन किया हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, एंड दैट आई शो यू, so you can also highlight these points which I mentioned here. So slopes are of two types, natural slope and man-made slope. ठीक है, अब नेचुरल स्लोप जो नेचर में एग्जिस्ट करता है या जिससे नेचुरली जो हमें अवेलेबल होता है, जैसे कि आपको हिल एरियाज में कोई एम्बैकमेंट है, ओके, उस एम्बैकमेंट पे अगर आप रेलवे ट्रैक्स को या रेलवे लाइंस को या रोड आप बनाते हो, दैट इज फॉर दैट द एम्बैकमेंट व्हिच यू मेड इज मैन मेड स्लोप. ओके, so there are the two classification of slopes. And ये देखिए मैंने नेचुरल और मैनमेड को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, जो आप अगर स्लोप्स को नेचुरली और आर्टिफिशियल को क्लासिफाई करते हैं तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इनफाइनाइट स्लोप एंड फाइनाइट स्लोप. दीज आर द टू टाइप्स, इनफाइनाइट स्लोप एंड फाइनाइट स्लोप. Infinite slope is used to designate a constant slope of infinite extent. Infinite slope मतलब जिसको आप मेजरमेंट इजीली नहीं ले पा रहे हैं, उसका एक्सटेंट एंड लार्ज है. The long slope of the face of mountain is an example of this type of slope, whereas an finite slope are limited in extent. ठीक है, limited extent की होती है ये. Okay, the slopes of embankment, earth, dam are example of finite slope. The slope length depends upon the height of the dam or embankment. जो एम्बैकमेंट अर्थ डैम्स होते हैं या जो फाइनाइट स्लोप होती है, आप जिसकी आप मेजरमेंट इजिली एक फाइनाइट एक्सटेंट तक जिसका स्लोप है. ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी को हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर जो हमने उस एम्बैकमेंट पे बनाया हुआ है उस पर्टिकुलर स्लोप पे, उसकी स्टेबिलिटी आपकी स्लोप की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो जो स्लोप स्टेबिलिटी इज एक्सटेंसिवली इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ डैम. अगर आप अर्थ डैम की बात कर रहे हैं तो जो स्लोप की स्टेबिलिटी है उस पर आपकी अर्थ डैम की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है. ठीक है, the stability of natural slope is also important. The result of slope failure can be then कैटास्ट्रोफिक इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ. ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप स्लोप की स्टेबिलिटी का एनालाइज नहीं करेंगे किसी भी स्ट्रक्चर को ऐसे ही विदाउट हैविंग द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ स्लोप, अगर आप उसका एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहां पे फेलियर डेफिनेटली होगा. ठीक है, तो कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं फेलियर के लिए, आप ये देख सकते हैं. जो एम्बैकमेंट है उसका जो सॉइल पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो सॉइल मास पे फोर्स लग रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स.
इसके अलावा जो एम्बैंकमेंट है, अगर वहां पे सीपेज वाटर कहीं से आ रहा है, फोर्स ड्यू टू सीपेज वाटर, दैट इज द अदर कॉज। ठीक है, ये आप अपने आप समझ सकते हैं, मैंने आपको कॉजेज यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन किए हैं। थर्ड क्या है, इरोजन ऑफ सरफेस ऑफ स्लोप ड्यू टू फ्लोइंग वाटर। ऑब्वियसली बात है कि एम्बैंकमेंट आपने बना दिया, सपोज आपको कोई रेलवे ट्रैक बनाना है, कोई रोड बनाना है, पहले आप उसका एक एम्बैंकमेंट बनाते हैं, सॉइल को टेस्ट करते हैं प्रॉपर, तो वहां पे इरोजन होगा, विंड इफेक्ट या फिर वाटर, अगर सपोज रेनी वाटर वहां पे कहीं से एंटर कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, इरोजन होगा। तो उस इरोजन में भी उस स्लोप की जो स्टेबिलिटी है वो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो उस प्रेशर को भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। दैट यू शुड कीप इन योर माइंड बिफोर डिजाइनिंग ऑफ, बिफोर any structure over that particular embankment of and the slope. Then fourth point, sudden lowering of water adjacent to a slope. Obviously बात है कि suddenly water कहीं से slope के थ्रू निकल रहा है तो वहां पे कोई क्रैक डेवलप ना हो जाए। फोर्स ड्यू टू अर्थक्वेक, कभी कभी ये तो सारे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की, कुछ लेटरल फोर्स भी अर्थ सॉइल मास पे लगते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। दैट इज व्हाई वी विल डू सॉइल स्टेप, दैट इज व्हाई वी विल डू स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप। ठीक है, इसमें हम कुछ एजप्शंस को मानते हुए चलते हैं, वो एजप्शंस आप नोट कर सकते हैं। दीज आर द एजप्शंस इन द एनालिसिस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट आई मेंशन्ड है। एजप्शंस इन एनालिसिस, फर्स्ट है आपका टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स टू डिटरमाइन द कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। आप क्या करते हैं, जिस एम्बैंकमेंट पे आपने आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है, उसकी स्लोप को एनालाइज करना है, तो आप वहां से सॉइल सैंपल लेंगे, उसको लैब में प्रॉपर्ली टेस्ट करेंगे, उसका कोहेजन टेस्ट करते हैं। कोहेजन आप समझते हैं ना, जो सी होता है, जो सॉइल किस टाइप की है, ये हमें कोहेजन से पता चलता है। उसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये जो पैरामीटर होता है, इसकी हेल्प से हम उसका बिहेवियर समझते हैं सॉइल का, तो ये आप प्रॉपर्ली इसका एनालिसिस करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है the study of items which are known to enter but which cannot be accounted for in computations। इसमें आप जैसे सपोज कि जो जहाँ पे आप एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, उस जगह पे भी आपको देखना होता है कि अंडर द ग्राउंड वाटर टेबल कैसी है, या सॉइल का नेचर कैसा है, वेदर द सॉइल इज होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, एंड किसी भी टाइप का फॉल्ट या फॉल्ट तो वहां पे नहीं है, तो ये सारे एनालिसिस इस पार्ट में आपको करने होते हैं। इसके बाद आता है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में आप सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। इफ द सॉइल, इफ द स्लोप, स्लोप आप समझते हैं ना, एम्बैंकमेंट में जो स्लोप, जिस सरफेस को जैसे आपने लेड किया है, आप जैसे रेलवे ट्रैक के लिए देखेंगे, या क्योंकि अर्थ का अलाइनमेंट सेम नहीं है, तो आप जो स्लोप देते हो एम्बैंकमेंट में, उसकी स्टेबिलिटी को हमें एनालाइज करना है। तो if a slope is to fail along a surface, all the shear strength must overcome along that surface, which then becomes surface of fracture at any one represents one of the infinite number of possible trace on which failure may occur। इसका मतलब ये है कि किसी भी एम्बैंकमेंट में एक पॉइंट से फेलियर, ऐसा तो नहीं होगा हर जगह से सॉइल मास फॉल होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मैं आपको एग्जांपल दे दे के आगे भी बताऊंगी, आप अभी इस चीज को सुन लीजिए कि एक पॉइंट से अगर सॉइल मास निकला, तो आप ऐसे समझिए कि जो जो फेलियर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रांसलेशनल फेलियर होता है, एक रोटेशनल। अगर हम रोटेशनल फेलियर की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सर्किल फॉर्म करते हुए उस एम्बैंकमेंट से सॉइल मास फॉल होगा। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल अभी आपको दूंगी। तो इसके लिए हम क्या एज्यूम करते हैं, इट इज एज्यूम दैट प्रॉब्लम इज टू डायमेंशनल व्हिच थियोरेटिकली रिक्वायर्स अ लॉन्ग लेंथ ऑफ स्लोप नॉर्मल टू द सेक्शन। ओके, यहाँ पे जो आप शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं सॉइल की, दैट इज विद कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के हिसाब से शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है,
S is equals to C dash plus sigma dash tan phi dash. C dash क्या है आपका, आप सारे पैरामीटर लिख लीजिए क्योंकि पूरी यूनिट में यही यूज होने वाले हैं. C dash is equals to effective unit cohesion. Sigma dash effective normal stress on the surface of fracture. ये आपने सॉइल 1 में पढ़ा है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है दैट इज टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. ठीक है. सिग्मा क्या है आपका, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द सरफेस ऑफ फ्रैक्चर. यू क्या है, पोर वाटर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द रैप्चर. फाई क्या है आपका, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. ठीक है, तो ये आपने नोट किया. यहां तक इस फॉर्मूले तक आप नोट कर लीजिए, इसका हम आगे फर्दर यूज करेंगे. इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम में आता है कि व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी हियर. ठीक है, आपको सॉइल एम्बैंकमेंट की स्टेबिलिटी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी के थ्रू एनालाइज करना है. तो अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर स्टडी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू shear strength फर्स्ट, एफएस से रिप्रेजेंट करते हैं. एफसी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन. ठीक है. थर्ड है एफएच, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू हाइट. एंड फोर F5, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन. होता क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इट इज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम shear strength of the soil to the average shear strength of soil. आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख सकते हैं. एफएस, एफ का फॉर्मूला ही एस बाई टाउ होता है. एस का क्या है, सी डैश सिग्मा डैश टेन फाइव डैश अपॉन टाउ. ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ है सॉइल की और जो एवरेज शेयर स्ट्रेंथ है, आप मैक्सिमम सॉइल कितना अटेन कर सकता है और आपने लैब से उसको टेस्ट किया तो एवरेज उसकी स्ट्रेंथ कितनी निकल के आ रही है. ठीक है, so the ratio is known as the factor of safety and these are of four types. इसे आप साथ ही साथ नोट करते जाइए. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये अंडरलाइन ज्यादा होगा लेकिन आपको शो कर रही हूँ, आप लिख लीजिए. अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मैं दोबारा दूसरे नोट्स के लिए भी शो कर सकती हूँ. तो एस की वैल्यू मैंने कूलम्ब फॉर्मूला रख दिया अपॉन टाउ. ठीक है, तो सी डैश बाई टाउ एंड सिग्मा डैश टेन फाइव डैश बाई टाउ. लेकिन अगर हम टाउ की वैल्यू निकालते हैं, जैसे हम लोग एवरेज शेयर स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ठीक है, मोबिलाइज शेयर स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, तो टाउ की वैल्यू ये हो जाएगी. इस टर्म को मैंने सी डैश एम लिख दिया, इसने टेन फाइव डैश बाई एफ एस को मैंने टेन फाइव डैश एम लिख दिया है. ये आप दोबारा से देखिए, तो टाउ का फॉर्मूला आपका ये बन गया. एस का फॉर्मूला क्या था, सी डैश सिग्मा डैश टेन फाइव डैश. मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ के लिए हम विदाउट एम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और एवरेज शेयर स्ट्रेंथ के लिए जिसमें मैंने एम लिख रखा है, मोबिलाइज्ड वर्ड भी हम यूज करते हैं. ठीक है, ये टाउ एवरेज शेयर स्ट्रेंथ होती है और एस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ होती है. ठीक है, तो यहाँ पे सी डैश एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सी डैश बाई एफ एस और टेन फाइव डैश एम की वैल्यू टेन फाइव डैश बाई एफ एस. तो आप ये इतने फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए. बस यही फॉर्मूले हैं. एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर ऑफ फोर टाइप्स. तो यहाँ से एस का फॉर्मूला ये हो गया और टाउ का फॉर्मूला ये हो गया. इससे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, numerical I will take later. Some introduction portion I also want to discuss with you. Okay, so these are the definitions of factor of safety which we are studying right now. The factor of safety with respect to shear strength. In common uses, the factor of safety is defined as the ratio of shear strength to the shear stress along the surface of the failure. Shear strength का मतलब shear stress जो surface के along है. ठीक है, the factor of safety is defined above known as the factor of safety with respect to shear strength. यही फॉर्मूला होता है S by tau. ठीक है, S का फॉर्मूला मैंने C प्लस सिग्मा टेन फाइव लिख दिया और टाउ का C डैश एम सिग्मा डैश टेन फाइव डैश एम. वही फॉर्मूला जो मैंने वहां किया था उसको मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है,
ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन। तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन एफसी से डिनोट करते हैं, इज द रेशियो ऑफ अवेलेबल कोहेजन टू द मोबिलाइज्ड कोहेजन इंटरसेप्ट। इसका फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, इट इज अ रेशियो ऑफ सी अपॉन सी एम that you do learn. C upon CM is FC. C क्या है? कोहेजन इंटरसेप्ट, और CM क्या? मोबिलाइज कोहेजन इंटरसेप्ट। ठीक है, नाउ वी विल कम ऑन थर्ड वन। ओके, सो व्हाट इज थर्ड? फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ अवेलेबल फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ टू द फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ, अवेलेबल फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ टू द फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ। मतलब जो चीज मैंने बोली थी कि मैक्सिमम सॉइल की स्ट्रेंथ और एवरेज कितनी है जो आपने टेस्ट किया, तो अवेलेबल फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ क्या है और उसकी फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट यू आल्सो लर्न, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एफ फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा डैश टेन फाई अपॉन सिग्मा डैश टेन फाई डैश एम, या फिर सीधे आप ये ध्यान रखिए एफ फाई इज इक्वल्स टू टेन फाई अपॉन टेन फाई डैश। इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे इन फॉर्मूलों से। F5 is equals to 10 phi upon 10 phi dash m। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो जितने फॉर्मूले मैं आपको बताती जा रही हूँ दैट यू डू रिमेम्बर। इसके बाद आता है स्लोप का फेलियर, टाइप्स ऑफ स्लोप फेलियर्स। ओके, बेसिकली आप स्लोप देखेंगे, ये एक एम्बैंकमेंट का क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो फेलियर्स जो होते हैं इन्हें हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया है, एक होता है रोटेशनल फेलियर, एक होता है ट्रांसलेशनल फेलियर, जो मैं अभी आपको बोल रही थी। ठीक है, एम्बैंकमेंट में जो सॉइल के फेलियर्स हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स। अगर सॉइल मास इस वे में जैसे ट्रांसलेशनली एक सॉइल मास लेंथ के अलोंग फॉल हुआ है तो वो हो गया आपका ट्रांसलेशनल फेलियर। रोटेशनल फेलियर मतलब सर्किल फॉर्म करते हुए सॉइल मास फॉल हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रोटेशनल फेलियर में आए, दिस टाइप ऑफ फेलियर अकर्स बाय रोटेशन अलोंग अ स्लिप सरफेस बाय ड्राइविंग आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉइल मास। आप ये तीन देख रहे हैं, ये तो इसके टाइप हो जाएंगे, रोटेशनल के टाइप्स है ये। आप बस रोटेशनल को ये समझे कि यहाँ से सपोज ये एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट का क्रॉस सेक्शन है ये। ठीक है, सॉइल मास इस पॉइंट से फॉल होते हुए यहाँ तक गया तो ये एक सर्किल बन गया, नंबर ऑफ सर्किल आप बना सकते हैं सेम इस तरीके। तो ये रोटेशनल फेलियर है। और ट्रांसलेशनल फेलियर क्या है आपका? ये ट्रांसलेशनल फेलियर है। ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, वो होता है कंपाउंड फेलियर, जिसमें हम रोटेशनल फेलियर भी देखते हैं और ट्रांसलेशनल फेलियर भी देखते हैं, या मिसक्लेनियस फेलियर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, रोटेशनल में सर्कुलर सर्कल फॉर्म होता है, आप ये समझिए। द स्लिप surface is generally circular and homogeneous condition, non-circular in case of non-homogeneous conditions. Rotational slips are further divided into three। ठीक है, इसके भी ये तीन क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है टो फेलियर, स्लो फेलियर एंड बेस फेलियर। तीनों में अलग अलग देखिए आप। टो फेलियर, यहां तक सॉइल मास फॉल हुआ है, इसको हम स्लो फेलियर या बेस फेलियर भी बोलते हैं। ये सॉइल मास का फॉल आपका एक पर्टिकुलर टो तक नहीं है, टो से पहले आपका सॉइल मास एक पर्टिकुलर लेंथ तक फॉल हुआ है, इसमें बेस तक का एरिया कवर है, तो ये बेस फेलियर में आ जाएगा। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल फेलियर।
इसके बाद आप आएंगे ट्रांसलेशनल फेलियर पे। A constant slope or unlimited extent having uniform soil properties, depth below the free surface is known as the infinite slope. इसमें आप ये देख रहे हैं कि हमें इनफाइनाइट एक्सटेंट तक फेलियर है, हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा कि फेलियर का अमाउंट कितना है। यहां से आप नोट करिए, ट्रांसलेशनल फेलियर अकर्स इन एन इनफाइनाइट स्लोप। ये देखा गया है कि फाइनाइट जो स्लोप होती है उनके लिए आपका रोटेशनल फेलियर होता है, और जो इनफाइनाइट स्लोप होती है उनके लिए आपका ट्रांसलेशनल फेलियर होता है। तो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेशनल फेलियर्स अकर इन एन इनफाइनाइट स्लोप अलोंग अ लॉन्ग फेलियर सरफेस पैरेलल टू द स्लोप। आप इसमें देख सकते हैं, इस वाले फिगर में ये इसकी बात हो रही है, ये तो कंपाउंड का है, ठीक है। The shape of failure surface is influenced by the presence of any hard stratum at a shallow depth below the slope surface. A translational failure may also occur along the slope of layered materials. ठीक है। इसके बाद थर्ड टाइप होता है इसका कंपाउंड। ये जो फिगर है कंपाउंड का है, ये फिगर ट्रांसलेशनल का है। कंपाउंड फेलियर जिसमें दोनों टाइप के, इसमें आप देखेंगे सर्कुलर हुआ, फिर ये ट्रांसलेशनल है, ये सर्कुलर, मतलब सॉइल मास पता नहीं चल पा रहा है आपका कि किस टाइप का फेलियर, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। A compound failure is a combination of rotational slip and translational slip, ठीक है। A compound failure is a combination of rotational slip and translational slip. A compound failure surface is curved at the two end and plane in the middle portion. आप यहाँ देखेंगे ना, ये curved है, ये curved है, ये plane है, okay. A compound failure generally occurs when a hard stratum exists at the considerable depth below the toe, okay. So this is very important. इसके अलावा भी एक और टाइप भी आप लिख लीजिए, तीन हो गए हैं, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, कंपाउंड, ओके। इसके बाद वी विल टॉकिंग अबाउट वेज फेलियर। वेज फेलियर को भी आप नोट कर सकते हैं। वेज फेलियर होता है अ फेलियर अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन इज नोन एज द प्लेन फेलियर और वेज फेलियर और ब्लॉक फेलियर। इंक्लाइन प्लेन जैसे सॉइल मास एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्म करते हुए बीच से सडनली कहीं से फॉल हो गया, क्योंकि फेलियर तो आपको नहीं पता है, सॉइल का जो पोर्शन वीक होगा वहां से सॉइल निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अलग अलग शेप के बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई किया है, ओके। सॉरी। सो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो फेलियर होता है दैट इज वेज फेलियर। इट अकर्स व्हेन डायरेक्ट डिस्टिंक्ट blocks and wedge of soil mass becomes separated, ठीक है। A plane failure is similar to translational failure। इसलिए थोड़ा सा ट्रांसलेशनल से सिमिलर होता है, क्योंकि इस तरीके से इंक्लाइन फील हो रहा है इंक्लिनेशन के साथ। तो वो इंक्लिनेशन आपने किस में देखा है, आपने ट्रांसलेशनल में भी देखा है। तो a plane may occur even the finite slope consists of the two different मटेरियल, और मतलब आप इसके लिए कैसे भी मटेरियल हो सकता है, होमोजीनियस हो, हेट्रोजीनियस हो। तो इस तरीके का फेलियर हम वहां पे इसको देखते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स। तो आप टाइप्स में कितने पढ़ेंगे, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, इन सबकी फिगर बनाएंगे आप, कंपाउंड एंड वेज। दीज आर फोर टाइप्स ऑफ द फेलियर ऑफ द स्लोप, एंड वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दीज आर ऑफ फोर टाइप, ठीक है। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे अपने नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। आज अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन को ही आपका कवर कर रही हूँ। आप एक कुछ क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, दिस इज हाईवे सपोज क्रॉस सेक्शन, ये एम्बैंकमेंट है। अभी मैं जितना पोर्शन बनाया था मैंने वो उसका हाफ पोर्शन इतना बनाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ जो स्लोप हो गया, हम स्लोप की बात कर रहे हैं कि ये एंगल कितना है आपका, ये रेलवे ट्रैक का आप देख रहे हैं, ठीक है। केनाल के लिए भी एम्बैंकमेंट है, बस एम्बैंकमेंट क्या होता है, उसमें डाउनवर्ड होता है ना, केनाल एम्बैंकमेंट ऐसा होता है, तो ये आप देख सकते हैं। अर्थन डैम के लिए एम्बैंकमेंट इस तरीके का होता है। तो ये क्रॉस सेक्शन है, इनकी स्टेबिलिटी को हमें देखना है। तो स्टेबिलिटी के लिए हम इनकी स्लोप को एनालाइज कर रहे हैं। ये एंगल कितना होगा, उस एंगल पे हाइट कितनी होगी एम्बैंकमेंट की, और अगर उसमें फेलियर हो रहा है तो किस शेप का हो रहा है, रोटेशनल हो रहा है, ट्रांसलेशनल हो रहा है, वेज हो रहा है, या फिर कंपाउंड हो रहा है। तो ये किसी भी टाइप का फेलियर आप इसमें देख सकते हैं।
वो डिपेंड करता है टोटली कि हमारा फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस क्या हैं. ठीक है, इसे भी आप देख सकते हैं. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. So guys, with this, I just finished this my introduction portion, and I will take all the numerical in my next lecture. So if you are facing any problem, please let me know. I will solve this. Thank you.